उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है। सरकारी स्कूल की जर्जर दीवार ढह गई है। स्कूटी सवार बाल बाल बचे हैं। सीसीटीवी में पूरे हादसे का वीडियो कैद हो गया है। बता दें कि वीडियो पानेरियो की मादड़ी सरकारी स्कूल का है। हादसे के 10 दिन गुजर जाने के बाद भी अधर में झूल रही है दीवार। क्षेत्रवासी शिक्षा विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। बड़ी खबर उदयपुर से आपको बता रहे हैं। सरकारी स्कूल की जर्जर दीवार ढह गई है। स्कूटी सवार इस हादसे में बाल बाल बच गए हैं। और बता दें कि पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया है। पानेरियो की मादड़ी सरकारी स्कूल का ये पूरा मामला है, जहां जर्जर दीवार भरभरा कर गिर गई। हादसे के 10 दिन गुजर जाने के बाद भी जो दीवार है वो अभी भी अधर में झूल रही है। वहीं क्षेत्रवासी शिक्षा विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी कमलेश दखनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश जी की बड़ी लापरवाही आई है। एक तो स्कूल की जो दीवार है वो जर्जर हो रही थी, उसके बाद वो दीवार ढह गई है, उसके बाद भी कोई अभी तक उस पर एक्शन नहीं लिया गया, कोई मरम्मत नहीं करी गई उस जर्जर दीवार की। जी देखिए, बिल्कुल ये उदयपुर के पानेरियो की मादड़ी का मामला है। यहाँ जो सरकारी स्कूल है, यहाँ पर जो दीवार है स्कूल की वो जर्जर थी और कई सालों से जर्जर अवस्था में थी। और ऐसे में ये भरभरा के दीवार गिर गई और दीवार गिरने के दौरान ही यहाँ से स्कूटी सवार 2 युवक निकल रहे थे, लेकिन वो उस हादसे के बाल बाल बच गए। बड़ा हादसा हो सकता था और उसके बाद भी कई दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक स्कूल प्रशासन या शिक्षा विभाग के किसी ने भी इसकी सूत नहीं ली, क्योंकि अभी भी जो आगे की दीवार है वो अभी भी लटकी हुई है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में क्षेत्रवासी जो है कि लगातार स्कूल प्रशासन से और शिक्षा विभाग से भी लगातार जो है कि प्रयास कर रहे हैं कि वो कमलेश, क्या स्कूल के जो प्रशासन है उसको पता नहीं था कि इस तरह जो एक दीवार है स्कूल की वो जर्जर अवस्था में है, उसकी मरम्मत का काम होना चाहिए, कोई बड़ा हादसा हो सकता है? ये तो लापरवाही है सरासर। बिल्कुल स्कूल की इसमें लापरवाही बिल्कुल सामने दिख रही है, क्योंकि स्कूल प्रशासन यहाँ से रोज इस बाउंड्री से अंदर गुजरता, गेट के बाहर ये बाउंड्री बनी हुई और सभी को मालूम है कि स्कूल काफी वर्षों पुराना है और काफी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और जो है कि यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम भी होते हैं, आए दिन सेंटर रहता है यहाँ पर, तो कभी भी कोई हादसा हो सकता था, लेकिन किसी ने इसकी कई समय से सूत नहीं ली और ये हादसा सामने देखने को मिला। जी कमलेश, अब ये जो ये हादसा हो गया है, जब दीवार ढह गई और उसका एक जो हिस्सा है वो भी अधर में झूल रहा है, अब क्या कहना है स्कूल की तरफ से? बिल्कुल देखिए, स्कूल प्रशासन ने इस बारे में अब ये जो है कि शिक्षा विभाग को सूचित किया है। उसके बाद शिक्षा विभाग इस पर सूद लेते हुए जल्द से जल्द काम करने की कोशिश करने की बात कर रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि कब तक इसकी सूद ली जाएगी और दीवार को पुनः निर्माण किया जाएगा। जी कमलेश, जब ये भी जानकारी है कि जब ये दीवार ढही तो वहाँ से एक स्कूटी सवार भी गुजर रहे थे, क्या किसी को किसी तरह की चोटें आई हैं? कोई हादसा तो नहीं हुआ इस दौरान? जी देखिए, बिल्कुल जब ये हादसा हुआ था, जब दीवार गिरी थी, उस समय एक स्कूटी सवार 2 युवक जो थे वो सवार होकर जा रहे थे और विदिन 1 सेकंड का गैप रहा था और दीवार उन पर गिर सकती थी, लेकिन वो बाल बाल बच गए। और बिल्कुल कमलेश, की बड़ी लापरवाही और देखना होगा कि अब स्कूल प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या करता है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और देखिए, महाराष्ट्र के मावल पुणे तीर्थ में दिन दहाड़े फायरिंग हुई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस फुटेज में साफ दहशत नजर आ रही है। मावल के चांदखेड़ तालुका में तीर्थ यात्रा में गुंडों ने सीधे हवा में फायरिंग कर दी, लेकिन गनीमत ये रही कि इस वारदात से कोई हताहत नहीं हुआ है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तीर्थ यात्रियों में इस पूरी घटना के बाद अब हड़कंप मच गया है। तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के मावल पुणे तीर्थ की, जहां बता दें कि दिन दहाड़े फायरिंग हुई और इसका सीसीटीवी भी सामने आया है। चांदखेड़ तालुका में तीर्थ यात्रा में गुंडों ने सीधा हवा में फायरिंग कर दी है और ये तस्वीरें भी एक सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह गुंडे जो हैं दबंगई करते नजर आ रहे हैं और कैसे हवा में फायरिंग किया गया है। देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में। पूरी वारदात जो है सीसीटीवी में कैद हो गई है, लेकिन गनीमत ये रही कि पूरी इस वारदात में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस को जानकारी दी गई है और पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में टेंट सिटी का वर्चुअली उद्घाटन कर दिया है। इसके साथ ही पीएम ने वाराणसी डिब्रूगढ़ के बीच यात्रा करने वाले रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को भी हरी झंडी दिखाई है। केंद्रीय मंत्री एस सोनेवाल, यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने बता दें कि आदित्यनाथ भी लॉन्च इवेंट में मौजूद रहे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और असम के सीएम एचबी शर्मा वर्चुअली इवेंट में शामिल हुए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च के बाद कहा कि रिवर क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ हो गया है। गंगा नदी हमारे लिए सिर्फ जलधारा नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से तपस्वियों की ये साक्षी है। मां गंगा ने भारतीयों को हमेशा पोषित किया है, प्रेरित किया है। गंगा पट्टी आजादी के बाद पिछड़ती चली गई, लाखों लोगों का पलायन हुआ। इस स्थिति को बदलना जरूरी था और हमने नई सोच के साथ काम करना शुरू किया है। तो ये वो क्रूज की तस्वीरें भी हैं जिसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका वर्चुअली उद्घाटन किया है। आज एक नई सौगात मिली है देश को। बता दें कि पीएम ने आज वाराणसी डिब्रूगढ़ के बीच यात्रा करने वाले रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ही वाराणसी में टेंट सिटी का वर्चुअली उद्घाटन भी किया। बता दें कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री एस सोनेवाल, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लॉन्च इवेंट में मौजूद थे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और असम के सीएम एचडी शर्मा वर्चुअली इस इवेंट में शामिल रहे। एक क्रूज यात्रा एक साथ अनेक नए अनुभव लेकर आने वाली है। ये जो लोग इसमें से अध्यात्म की खोज में हैं, उन्हें वाराणसी, काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब और माजुली की यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। जो मल्टीनेशनल क्रूज का अनुभव लेना चाहते हैं, उन्हें ढाका से होकर गुजरने का अवसर मिलेगा। और देखिए, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया है। वो 75 साल के थे। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव ने ट्वीट करके उनके निधन के बारे में जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक अपने अंतिम समय में वो बीमार चल रहे थे और उनका इलाज गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में चल रहा था। शरद यादव के निधन के बाद से राजनीतिक पूरा जो माहौल है वो शोक में डूब गया है। कई बड़े नेताओं ने ट्वीट कर परिवार को संवेदनाएं व्यक्त की हैं परिवार के लिए और अपना शोक व्यक्त किया है। तो ये उनके घर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शोकमय ये जो पूरा तो देखिए, शरद यादव के निधन की खबर जैसे ही नर्मदापुरम में उनके पैतृक गांव और घर पर पहुंची तो पूरा गांव गम में डूब गया है। तस्वीरें भी आपको ये दिखा रहे हैं। फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 75 साल के थे शरद यादव और कई समय से बीमार चल रहे थे। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उन्होंने जिंदगी से वो अपनी जंग हार गए और उनका निधन हो गया। और देखिए, शरद यादव के निधन पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि शरद यादव के निधन से मैं बहुत दुखी हुआ हूं। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया है। वो डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से काफी प्रभावित थे। मैं हमेशा हमारी बातचीत को संजो कर रखूंगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। और चलिए अब आपको बताते हैं शरद यादव के सियासी सफर के बारे में। शरद यादव का सियासी सफर 1947 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बंदाई गांव में जन्म हुआ। जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई की डिग्री ली। छात्र जीवन से ही शरद यादव राजनीति से प्रेरित रहे। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। जयप्रकाश और डॉक्टर लोहिया के विचारों से प्रेरित हुए। डॉक्टर लोहिया के विचारों से प्रेरित होकर राजनीति में आए। आपातकाल में मीसा एक्ट के तहत बंदी बनकर जेल गए। 27 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे।
1974 में मध्य प्रदेश की जबलपुर सीट से सांसद चुने गए। जबलपुर के बाद यूपी के बदायूं और फिर बिहार के मधेपुरा से सांसद बने। 1996 में शरद यादव बिहार से 5वीं बार लोकसभा सांसद बने। शरद यादव 7 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सांसद बने। शरद यादव जनता दल के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1989 से 90 में केंद्रीय टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रहे। 1995 में जनता दल का कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए। 1997 में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1997 में लालू प्रसाद को हराकर सांसद बने। 1998 में जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोग से जनता दल यूनाइटेड बनाई। 1999 में नागरिक उड्डयन मंत्री बने। 2001 में केंद्रीय श्रम मंत्री बने। 2004 में शरद यादव राज्यसभा सांसद बने। 2009 में 7वीं बार लोकसभा सांसद बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में मधेपुरा से हार का सामना करना पड़ा। 2014 में राज्यसभा के लिए तीसरी बार सांसद निर्वाचित हुए। और देखिए, अपने पुराने साथी शरद यादव के निधन के बाद आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भावुक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि शरद यादव के निधन की खबर सुनकर विचलित हूं, बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं। बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफी विचलित हुआ हूं, काफी दुखी हूं और काफी आघात लगा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मा को चिर शांति दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शरद यादव को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शरद यादव जी का हमारे बीच नहीं रहना देश के सार्वजनिक जीवन के लिए एक अपूरणीय क्षति है। श्री शरद यादव जी का हम सब के बीच में न रहना इस देश के सार्वजनिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति है। 5 दशक लंबे सार्वजनिक जीवन में शरद जी ने हमेशा जनता के मुद्दे उठाए, पिछड़ों के मुद्दे उठाए और समाजवादी पार्टी के मूल सिद्धांतों को अंतिम सांस तक वो आगे लेकर चलते रहे। और शरद यादव के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शोकाकुल परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और देखिए, शरद यादव के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शोकाकुल परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आगे बढ़ेंगे और देखिए, बाबूलाल नागर का एक बड़ा बयान सामने आया है। चुनाव मौका है, किसका मौका है, कैसे बैठ जाए। राजस्थान की आवाम चाहती है कि 2023 का चुनाव गहलोत की रहनुमाई में लड़ा जाए। इसका बड़ा फायदा 2024 के चुनाव में होगा। राजस्थान में काम अच्छा हो रहा है। गहलोत जी में वो कला है कि सबको साथ लेकर चलते हैं। गहलोत जी मिलते हैं तो दिल और आत्मा से मिलते हैं। किसी से गहलोत जी का विवाद नहीं है, किसी से भी राजनीतिक दुर्भावना वो नहीं रखते हैं। ये बड़ा बयान है, बाबूलाल नागर का ये बड़ा बयान सामने आया है। चुनाव मौका है, किसका मौका, कैसे बैठ जाए। तो चलिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। किसका मौका कैसे बैठ जाए, इसलिए लेकिन मेरा ये मानना है राजस्थान का आम चाहता है कि राजस्थान का 2023 का जो चुनाव है वो अशोक गहलोत की रहनुमाई में होगा, तो इससे कांग्रेस का भला होगा और उससे बड़ा फायदा 2024 के चुनाव में होगा कि 2024 में हमें दिल्ली की सरकार में कांग्रेस को वहाँ काम करना है। इसलिए मैं समझता हूँ जो काम हो रहा है राजस्थान में अच्छा हो रहा है और अशोक गहलोत जी में वो कला है जो सबको साथ लेकर चलते हैं। बहुत कम या तो मीडिया या कुछ छोटे मोटे कार्यकर्ता अपने हिसाब से कुछ बोलते रहते हैं,
राजस्थान में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, छोटा नेता और बड़ा नेता हो, सब अशोक गहलोत जी जब आपस में मिलते हैं तो दिल और आत्मा से मिलते हैं। उनके कोई किसी से विवाद नहीं है, उनका कोई किसी से किसी तरह की राजनीतिक सोच दुर्भावना की नहीं रखते हैं, वो सबको साथ लेके चलते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सचिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ कहना है? ये बाबूलाल नागर जी का बड़ा बयान सामने आया है, कहा है चुनाव मौका है, किसका मौका कैसे बैठ जाए? बिल्कुल, देखिए अब क्योंकि 2023 चुनावी साल है, ऐसे में अब ये नई बहस छिड़ गई है कि 2023 का चुनाव कांग्रेस किसके नेतृत्व में लड़े। हालांकि अभी तक का जो इतिहास राजस्थान कांग्रेस का रहा है वो ये रहा है कि कांग्रेस ने संगठनात्मक दृष्टि से चुनाव लड़ा है। जयराम रमेश भारत जोड़ो यात्रा में जब ये सवाल आया तो उन्होंने कहा कि संगठन चुनाव लड़ेगा। कुछ दिन पहले प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हमारा जो बड़ा चेहरा है वो राहुल गांधी है। लेकिन संयम अरोड़ा का बयान आया, जो कि निर्दलीय विधायक सीएम के सलाहकार हैं, कि अगर गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो उसका फायदा होगा। और आज वही एक बार फिर निर्दलीय विधायक हैं और गहलोत के सलाहकार हैं, सीएम के सलाहकार हैं बाबूलाल नागर, उन्होंने भी कहा कि अगर 2023 का चुनाव राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व रहनुमाई में लड़ा जाएगा तो इसका फायदा 2023 में तो होगा ही, इसका फायदा कांग्रेस को 2024 में मिलेगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव है। राजस्थान से 25 MP चुनाव लड़ते हैं, 25 सीटें राजस्थान में हैं और यहाँ से अभी 2 साल में देखिए एक भी MP नहीं जीता है। तो उनका ये भी कहना था कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें भी कांग्रेस को फायदा होगा। ऐसे में वो भी चाहते हैं, प्रदेश की आवाम भी चाहती है कि जो 2023 का चुनाव हो अशोक गहलोत की रहनुमाई में उनके नेतृत्व में लड़ा जाए। तो अब ये जो बयान लगातार सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आलाकमान को कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने ये बात अपनी रखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो राजस्थान का विधानसभा चुनाव लड़ा जाए उसमें पहले चेहरा घोषित कर दिया जाए। तो लड़ाई वही कुर्सी की है जिस लड़ाई को लेकर 2018 में हमने देखा, फिर 2020 में बगावत हुई सचिन पायलट गुट की ओर से, फिर 2022 में अशोक गहलोत गुट के विधायकों ने बगावत की। सिर्फ चेहरे की लड़ाई जो है वो राजस्थान में हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से शुरू होगी। हर गुट चाहता है कि उसके नेता को मौका मिले जिससे कि आने वाले समय में उनको भी फायदा हो। राजस्थान को फायदा होगा या नहीं होगा, कांग्रेस को चुनाव में फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल सबकी कोशिश यही है कि चेहरा घोषित कर दिया जाए और सभी चाहते हैं कि उनका नेता हो जाना चाहिए ताकि स्थिति जो है वो थोड़ी साफ हो जाए। लेकिन कहा यह जा सकता है कि जिस तरह से बयान देखने को मिल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, अलग अलग जो बयान सामने आ रहे हैं, अभी स्थिति स्पष्ट ही नहीं है कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, अगर उत्तर भारत में बात करें कांग्रेस के लिहाज से तो केवल पंजाब ऐसा था जब कैप्टन अमरिंदर को चेहरा घोषित किया गया था और पंजाब में पिछली बार सरकार बनी थी। फिर दूसरी बार चन्नी को चेहरा घोषित किया गया तो सरकार चली गई। और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की अगर बात करते हैं या कांग्रेस के जितने भी स्टेट्स में कांग्रेस चुनाव लड़ती है सभी जगह पर कांग्रेस संगठन चुनाव लड़ता है। चेहरे की जो नुमाइश है या चेहरे की जो नेतृत्व किसको सौंपना है बाद में तय होता है। 2018 में भी यही होता। 2018 में सामूहिक रूप से चुनाव लड़ा गया, संगठन ने चुनाव लड़ा और बाद में कुर्सी की लड़ाई हुई, लेकिन उसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने फैसला किया कि कुर्सी किसे देनी है। अब कांग्रेस के सामने कांग्रेस को देखना होगा कि अगर पहले सचिन कांग्रेस के सामने कुल चुनौती और देखना होगा कि जो चुनावी चेहरा है वो कौन निकलकर सामने आता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, जोशीमठ में लगातार दरारें और गहरी होती जा रही हैं और वहां खतरा लगातार बढ़ रहा है। भूवैज्ञानिक सर्वे में लगे हुए हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन लोगों की मदद में जुटे हैं। उत्तराखंड के सीएम ने बताया कि जो भी क्षेत्र प्रभावित है वहां से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की सहायता देना कल से प्रारंभ कर दिया गया है। अभी किसी के घर को तोड़ा नहीं जा रहा है, बल्कि केवल घर खाली कराए जा रहे हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र है और जो ज्यादा प्रभावित लोग हैं उन सभी को उस क्षेत्र से शिफ्ट कर रहे हैं और शिफ्ट किया गया है। लगभग 90 के आसपास परिवार होंगे जिनको शिफ्ट किया जा चुका है अभी तक, और जहां जहां भी लग रहा है कि उनको शिफ्ट करने की आवश्यकता उनको शिफ्ट किया जा रहा है। और फौरी तौर पर अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की धनराशि देना वहां पर प्रारंभ कर दिया है। कल से ही प्रारंभ हो गई है और अभी किसी के मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है
आवश्यकता पड़ने पर उनको खाली करवाया जा रहा है। वहाँ पर सर्वे करने वाली टीम काम कर रही है। सारी डिसमेंटलिंग की जो कार्रवाई है एक सेफ और साइंटिफिक तरीके से सीबीआरआई के पर्यवेक्षण और उनकी सलाह से की जानी है। तो सीबीआरआई के द्वारा हमें 1 सप्ताह का उसमें टाइम दिया गया है। तो कल कुछ थोड़ा मौसम खराब होने के कारण काम थोड़ा धीमी प्रगति से हुआ, लेकिन सारी जो हमारी पीडब्ल्यूडी की टीम है और साथ में सीबीआरआई की भी टीम है, सपोर्ट के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है, तो सभी उसमें तत्परता से काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास यही है कि आसपास के लोगों की सेफ्टी को देखते हुए इसको हम जल्द से जल्द इसको हम कंप्लीट करा पाए। आगे बढ़ेंगे और देखिए, जम्मू कश्मीर में सर्दी का सिलसिला लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो कहीं बारिश हो रही है। पहलगाम, वेरीनाग, कोकरनाग, बानीहाल, कांजीकुंड और श्रीनगर में बर्फबारी हो रही है, जिसके मद्देनजर जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। जबकि उधमपुर, जम्मू और रामबन में बारिश हो रही है। कड़ाके की ठंड के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। और हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी से जहां तापमान में गिरावट देखी जा रही है, वहीं बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है। और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल सभी वाहनों को सोलंग नाला तक ही जाने की अनुमति दी जा रही है। इसके साथ ही प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से खराब मौसम के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख न करने की अपील भी की है। हालांकि तापमान में गिरावट के बावजूद मनाली घूमने आए पर्यटक इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर हम लोग गुलमर्ग जा चुके थे, तो अच्छा लग रहा था। कल का तो कंडीशन देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि होने वाला है, लेकिन आज हो रहा है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हरी हरी हम लोग को ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए होगा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल करते हुए पथ पर चल रही है, जिसमें जवान पूरे जोश के साथ रिहर्सल में भाग ले रहे हैं। सोलेदार की जंग ने रूस की अंदरूनी लड़ाई को जग जाहिर कर दिया है। पुतिन का वैगनर बागी हो गया है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट सुपर वायरल है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्राइवेट आर्मी के नाम से कुख्यात वैगनर ग्रुप में फूट पड़ गई। बड़ा सवाल कि इस फूट से शीत का भरोसा टूट जाएगा, इस दरार से शीत की दीवार दरक जाएगी, इस धोखे से क्रेमलिन में कोहराम मच जाएगा, इस विद्रोह से पुतिन का गुस्सा हाई हो जाएगा। Генерального штаба. Ты пидор и черт ебаный. Там нечего воевать, у нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас. इस कलह से कादिरव का कॉन्फिडेंस डोल जाएगा। बगावत का वीडियो नंबर 1। Начальнику генерального штаба. Ты пидор и черт ебаный. Там нечего воевать, у нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас. बगावत का वीडियो नंबर 2। Нормально. Да, все нормально. Тепло, блин, нифига у вас потолки. Работает. Тепло, сухо, все, нигде ничего не капает. रूस का दावा है कि इससे पहले भी पश्चिमी मीडिया रूस की सेना का पुतिन के खिलाफ बागी होने का दावा कर चुका है। अपने प्रोपेगेंडा को सही साबित करने के लिए वीडियो भी जारी कर चुका है, लेकिन सारा दावा धरा का धरा रह गया। पुतिन की सेना यूक्रेन युद्ध में कोहराम मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और ना ही आगे छोड़ने वाली है। लेकिन पुतिन और वैगनर ग्रुप में के दावे को तब और बल मिलता है जब अमेरिका की संस्था इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की एक रिपोर्ट सामने आती है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के येवगेनी पेरोव्सेक पुतिन के वॉर ऑर्डर को हथियार बनाकर पुतिन और वैगनर ग्रुप में दरार पैदा कर रहे हैं। येवगेनी वही शख्स है जिन्होंने वैगनर ग्रुप को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। वैगनर ग्रुप को हमेशा से ही पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। इतना ही नहीं, येवगेनी पुतिन के इतने करीब रहे हैं कि उन्हें पुतिन का शेफ भी कहा जाता है। क्या दुश्मन देश पर टूट पड़ने वाली पुतिन की प्राइवेट आर्मी अब पुतिन के बदले येवगेनी के इशारे पर आगे की रणनीति तय करने वाली है, वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन युद्ध सर्दी के मौसम में 180 डिग्री घूम गया है।
ऐसे नाजुक मोड़ पर वैगनर ग्रुप पुतिन का साथ छोड़ देगा, इसे रूस ने यकीन से परे करार दिया है, क्योंकि यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में इनकी मौजूदगी के सबूत ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने से पहले ही पुतिन ने वैगनर ग्रुप को यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचने के ऑर्डर पर साइन कर दिया था। यूक्रेन युद्ध के पहले वैगनर ग्रुप अफ्रीका में तैनात था। और इसी के साथ इस बुलेटिन